मेरा नाम सुजाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिंदगी कितनी ज्यादा अजीब हो जाती है। कुछ लोग हमें पल भर में मिल जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी प्यार की है, अपनेपन की, दर्द की और सबसे बढ़कर खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की है। जब मेरी शादी की बात चली थी, तब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। मैं एक आम से परिवार की लड़की थी। मेरे सपने भी बहुत ज्यादा ही मामूली से थे। मैं बस इतना चाहती थी कि जिस घर में भी मेरी शादी हो, वहाँ मुझे इज्जत और अपनापन मिले। एक दिन मम्मी पापा ने बताया कि एक लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं। उस टाइम मेरे दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई। हर लड़की की तरह मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे कि वो लड़का कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, क्या वो मुझे समझ भी पाएगा या नहीं। जिस दिन वो लोग आए तो मैं बहुत घबराई हुई थी। बार बार अपने दुपट्टे को ठीक कर रही थी। मेरी नजर नीचे झुकी हुई थी। तभी मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे से सर उठाया और पहली बार विवान को देखा। विवान को देखकर मैं थोड़ी देर के लिए चुप रह गई, पर बात सिर्फ उनके चेहरे की नहीं थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी ही शांति थी। वो बाकी लोगों की तरह मुझे परखने वाली नजरों से नहीं देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी जिसने मेरी घबराहट थोड़ी कम कर दी। थोड़ी देर के बाद घर वालों ने हमें अकेले बात करने का भी मौका दिया। मेरे लिए वो लम्हा और भी मुश्किल था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहूँ, पर विवान ने खुद ही मुस्कुराकर बात शुरू कर दी। आप बहुत घबरा रही हैं क्या? उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जी, थोड़ा सा। तो वो बोले कि हाँ, मैं भी घबरा रहा हूँ। उनकी इस बात से मैं पहली बार खुलकर हंस पड़ी। उस एक लम्हे में मेरी आधी घबराहट तो खत्म हो ही गई थी। हमारी बातचीत बहुत लंबी तो नहीं हुई, पर जितनी भी हुई, उस समय मुझे इतना समझ आ गया था कि विवान एक अच्छा इंसान है। उन्होंने मुझसे मेरे शौक के बारे में पूछा, मेरी पढ़ाई के बारे में और मेरे सपनों के बारे में पूछा, मगर एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे खाना बनाना आता है या नहीं, जो कि टिपिकल सवाल आजकल पूछे जाते हैं। अक्सर लोग सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर 2 दिन के बाद हमारा रिश्ता पक्का हो गया। जब मुझे ये खबर मिली तो मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी हुई थी। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इसीलिए क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ने वाली है। इसके बाद हमारी शादी की तैयारी शुरू हो गई। घर में हर तरफ खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता। मैं भी सबके साथ हंसती खिलखिलाती, पर रात को जब अकेली होती तो पता नहीं क्यों विवान के बारे में सोचने लग जाती थी। शादी वाले दिन जब मैं मंडप में पहुंची और मेरी नजर विवान के ऊपर गई, तो मेरे मन में एक अजीब सा सुकून उतर आया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अजनबी के पास नहीं, बल्कि अपने ही किसी बहुत पुराने और अपने खास के पास जा रही हूँ। फिर हमारे फेरे हुए। सबके आशीर्वाद के बीच हमारी शादी हुई। मैं विदाई के टाइम बहुत ज्यादा रोई थी। मम्मी पापा को छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था, पर जब मैं कार में बैठी तब मैंने महसूस किया कि विवान ने बिना कुछ कहे धीरे से पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। उन्होंने कोई भी ज्यादा फिल्मी बात या डायलॉग नहीं मारा, बस इतना कहा कि आप जितना रोना चाहती है रो लीजिए, पर एक बात याद रखिएगा, अब आपको मैं कभी अकेले नहीं रोने दूंगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उनकी ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। फिर ससुराल पहुंचने के बाद मेरा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ। सब लोग बहुत ही अच्छे थे। मुझे लगा कि सच में मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। पर शादी के कुछ दिनों बाद एक शाम मैंने पहली बार एक ऐसा नाम सुना जो आगे चलकर मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला था। तन्वी। ये नाम मैंने पहली बार सुना। तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही नाम मेरी जिंदगी की कई खुशियों और दुख से जुड़ जाएगा। शादी को लगभग 1 महीना हो गया और धीरे धीरे मैं घर के माहौल में घुलने मिलने लगी। सुबह सबके साथ चाय पीना, मम्मी के साथ किचन में हाथ बटाना और शाम को विवान के साथ छत पर बैठकर बातें करना, ये मेरे दिन के रूटीन का हिस्सा बन गया था। उस दिन भी सब लोग ड्राइंग रूम में ही बैठे थे, पुराने एल्बम निकाले हुए, और सब हंसते हुए पुरानी बातें कर रहे थे। तभी मम्मी ने एक फोटो देखकर कहा कि अरे ये तो तन्वी वाली फोटो है। मैंने उस फोटो की तरफ देखा। उसमें विवान, राजेश और एक लड़की साथ में खड़े हुए थे। तीनों शायद किसी शादी या फंक्शन में थे। तो मैंने पूछा कि ये कौन है। फिर मम्मी कुछ कहती उससे पहले ही विवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ। उन्होंने बस इतना ही कहा। उस समय मुझे भी कुछ खास महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर है हर किसी की जिंदगी में दोस्त होते ही हैं। पर मैंने एक बात जरूर नोटिस की थी कि मम्मी के चेहरे पर उस लड़की का नाम लेते ही एक अलग ही अपनापन दिखा।
फिर कुछ दिनों बाद तन्वी मेरे सामने पहली बार घर पर आई। मैं किचन में ही थी जब बाहर से उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घर में दाखिल हुई, जैसे उसको यहाँ के हर कोने की आदत हो और ये उसका ही घर हो। जब मैं बाहर आई तो उसने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और मुस्कुराकर बोली, तो आप है सुजाता? मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया, जी। और आप तन्वी हैं? वो बोली कि हाँ। उसकी मुस्कान देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। पता नहीं क्यों उसमें मुझे हल्की सी बनावट सी महसूस हुई। शायद मैं ज्यादा ही सोच रही थी, इसलिए मैंने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सब बातें करने लगे, मगर तन्वी ज्यादातर विवान से ही बातें कर रही थी। पुराने कुछ किस्से सुना रही थी और बार बार यही कह रही थी कि याद है विवान, जब हम स्कूल में थे और तुमने ये किया था, हम वहां पर गए थे। पर मैं चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। विवान भी उसकी बात का जवाब दे रहे थे, पर मुझे साफ दिख रहा था कि उनके लिए ये सिर्फ पुरानी यादें थीं, जबकि तन्वी हर याद को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही थी। उस दिन के बाद तन्वी का आना जाना थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, कभी किसी बहाने से तो कभी किसी काम के सिलसिले में। पर मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि विवान ने मुझे कभी ऐसी कोई वजह ही नहीं दी जिससे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो। वो हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर करते थे। घर लौटते ही सबसे पहले मुझे ढूंढते, मेरी पसंद नापसंद का ध्यान रखते, और धीरे धीरे मैं उनसे इतना ज्यादा जुड़ गई कि मुझे लगता था मेरी सारी दुनिया उनके साथ ही सिमट गई है। एक रात हम दोनों छत पर बैठे हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अचानक से उनसे पूछा कि एक बात पूछूं आपसे? वो बोले कि हाँ पूछो। तन्वी आपकी सिर्फ दोस्त है? विवान थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। फिर वो हल्का सा मुस्कुराए। सुजाता, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें लोग गलत समझ लेते हैं। तन्वी मेरी दोस्त थी और है भी, बस वो दोस्त ही रहेगी। मैं इस पर चुप रही। फिर उन्होंने आगे कहा, मेरे दिल में उसके लिए कुछ होता तो आज तुम मेरी पत्नी ही नहीं होती। उनकी बात सुनकर मेरे मन में जो एक छोटी सी गलतफहमी थी वो भी खत्म हो गई। उस रात में बहुत सुकून से सोई और मुझे क्या पता था कि जिस बात को मैं खत्म समझ रही थी वो तो अभी शुरू हुई थी। कुछ महीनों के बाद अचानक से खबर मिली कि तन्वी की शादी तय हो गई है, और जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी उसका नाम सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चौंक गई। वो कोई और नहीं बल्कि राजेश ही था, विवान का अपना छोटा भाई। तन्वी की शादी की खबर सुनकर घर में खुशी का माहौल था। मम्मी पापा भी खुश थे कि एक अच्छी लड़की घर की बहू बनकर आएगी। मैंने भी यही सोचा कि अब तन्वी की अपनी नई जिंदगी शुरू होगी और शायद उसका पूरा ध्यान अपने रिश्ते पर ही होगा। कुछ महीने बाद तन्वी और राजेश की शादी हो गई। शादी के बाद जब वो इस घर में बहू बनकर आई तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। वो सबसे हंसकर बात करती, घर के काम में हाथ बटाती, मेरे साथ भी अच्छे से व्यवहार रखती। मैंने उसके बारे में अपने दिल में गलत ख्याल नहीं रखे। सच कहूँ तो मुझे तो अच्छा ही लगता था कि घर में एक और बहू आ गई है। कई काम बढ़ जाते थे और घर में रौनक भी बढ़ गई। पर धीरे धीरे मुझे कुछ बातें महसूस होने लगी। राजेश बहुत सीधा और शांत व्यवहार का और मेहनती लड़का था, पर इमोशंस को खुलकर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ तन्वी को हर बात में बहुत ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंस और हर टाइम अपनी बात मनवाने की आदत थी। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच में बहस हो जाती, कभी घूमने जाने को लेकर, कभी खर्चों को लेकर, कभी किसी घरेलू बात को लेकर। शुरुआत में मुझे लगा कि नई शादी में ऐसा होना तो नॉर्मल होता है। दो अलग अलग लोग एक साथ अपनी जिंदगी शुरू करते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। पर महीने बीतने के बाद भी उनके बीच की नोकझोंक कम नहीं हुई। उधर मेरी और विवान की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हम दोनों कोई परफेक्ट जोड़ी तो नहीं थे। हमारे बीच भी कभी कभी बहस हो जाती, पर हम बैठकर बात कर लेते थे और हर बात को सॉर्ट आउट कर लेते थे। अगर मैं नाराज होती तो वो मुझे मना लेते, और वो मुझसे किसी बात पर रूठ जाते तो मैं उनको मना लेती थी। हम ज्यादा देर लड़ाई ही नहीं करते। विवान की आदत मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। वो किसी भी प्रॉब्लम को अगले दिन तक लेकर नहीं जाते थे। दिन खत्म होते ही वो उस बात को वहीं खत्म कर देते थे। अगर कभी मुझे किसी बात का बुरा लग भी जाता तो खुद आकर मुझसे पूछ लेते कि क्या बात है, आज तुम इतनी ज्यादा चुप क्यों हो, और फिर हम बात करके उस मामले को वहीं पर खत्म कर देते। शायद इसी वजह से हमारे रिश्ते में धीरे धीरे गहरा भरोसा आ गया। पर इसी बीच मैंने तन्वी के व्यवहार में एक बदलाव देखना शुरू किया। जब भी घर में मेरी किसी बात की तारीफ होती, उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी दिखाई दे जाती, और मम्मी कहती कि मैंने अच्छा खाना बनाया है तो तन्वी फौरन से कोई दूसरी बात छेड़ देती, और कोई रिश्तेदार मेरी तारीफ करता तो वो बात ही बदल देती। उसको शायद मेरी तारीफ करना और मेरे बारे में अच्छी बात होना पसंद ही नहीं था। ये कोई वैसे बड़ी बात नहीं थी,
पर बार बार ये सब होने लगा। फिर मैंने भी रिएक्ट नहीं किया। मुझे हमेशा ये लगता था कि हर इंसान का व्यवहार अलग ही होता है। शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ। एक दिन दोपहर को मैं और तन्वी किचन में काम कर रहे थे। तब उसने मुझसे अचानक कहा कि तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। और मैं मुस्कुरा दी। अच्छा क्यों? उसने कहा कि बस ऐसे ही, कुछ लोगों को बिना कुछ मांगे सब कुछ मिल जाता है। मैं उसका मतलब पूरी तरह तो नहीं समझी। खैर, मैंने हंसकर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की जिंदगी में अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। उसने मेरी तरफ देखा और बोली कि हाँ, हो सकता है। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसको मैं समझ ही नहीं पाई, पर मैंने उस बात को वहीं पर छोड़ दिया। फिर एक दिन घर पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी फैमिली को हिलाकर रख दिया। मम्मी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। उनको तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश करी, पर उम्र और हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको नहीं बचाया जा सका। उस दिन पहली बार मैंने अपने घर को इतना ज़्यादा खामोश और वीरान देखा था। विवान भी बहुत ज़्यादा टूट गए थे। राजेश भी चुप रहने लगा और मैं बस सबको संभालने की कोशिश कर रही थी। इस मुश्किल टाइम में हम सब एक दूसरे का सहारा बने, पर इस बीच में मैंने महसूस करा कि तन्वी पहले से कहीं ज़्यादा चिड़चिड़ी और कड़वी होती जा रही है। शायद उसकी अपनी शादी की परेशानियां थीं, या शायद जिंदगी से उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। वजह जो भी थी, पर अब उसके मन की कड़वाहट कई बार मेरे ऊपर निकलने लगी। मैं फिर भी चुप रहती, क्योंकि मुझे लगता था हर इंसान अपनी मुश्किलों से गुजर रहा होता है, और कभी कभी जवाब देने से रिश्ता नहीं सुधरता, बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाता है। मुझे तब ये नहीं पता था कि जिंदगी मेरे लिए अभी एक और बहुत बड़ा इम्तिहान लेकर आने वाली है। मम्मी के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। पहले घर में उनकी आवाज़ गूंजती रहती थी। कभी किसी को खाने के लिए बुला रही होती, कभी किसी की फिक्र कर रही होती, और अब वही घर अजीब सी खामोशी में डूब गया था। मैं अक्सर उनकी अलमारी के पास खड़ी हो जाती और यूं ही उनकी चीज़ों को देखती। ऐसा लगता था जैसे अभी दरवाजे से वो अंदर आ जाएंगी और हमेशा की तरह पूछेंगी कि सुजाता बेटा, खाना बना लिया है। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। मम्मी की तबीयत कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए डॉक्टर ने उनकी मौत की यही वजह समझी थी। परिवार के बाकी लोगों ने भी यही माना। मैंने भी शुरू में ज़्यादा नहीं सोचा, पर धीरे धीरे कुछ बातें मेरे मन में सवाल पैदा करने लगीं। एक दिन मैं मम्मी की अलमारी साफ कर रही थी, तभी मुझे उनकी दवाइयों का पुराना डिब्बा मिला। मैं बस उसको ठीक करने लगी, तभी मेरी नज़र कुछ दवाइयों की स्ट्रिप्स के ऊपर गई। मुझे याद आया कि मम्मी ये दवा रोज़ टाइम पर लेती थी और कभी भूलती ही नहीं थी। पर डिब्बे में कुछ दवाइयाँ ऐसी भी थीं जो डॉक्टर ने बंद करवा दी, फिर भी वो वहाँ पर मौजूद थी। और उस शाम मुझे एक और बात याद आई। मम्मी की तबीयत बिगड़ने से लगभग 2 हफ्ते पहले मैंने एक बार तन्वी को मम्मी के कमरे से निकलते हुए देखा था। उस टाइम मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि घर की बहू होने की वजह से उसका वहाँ पर आना जाना तो नॉर्मल ही था। पर अब जब मैं पीछे मुड़कर सब सोच रही थी, तो कई छोटी छोटी बातें मुझे याद आईं। मम्मी और तन्वी के बीच कुछ महीनों पहले कई बार बहस भी हुई थी। वजह तो कोई बहुत बड़ी नहीं होती थी, पर मम्मी अक्सर उसको समझाने की कोशिश करती थी कि घर के रिश्ते सिर्फ हक से नहीं, जिम्मेदारी से भी चलते हैं। तन्वी को तो ये बात ही पसंद नहीं आती थी कि कोई उसको समझाए। एक बार तो मैंने खुद उसको कहते सुना कि हर बार गलती मेरी ही क्यों होती है, और मम्मी ने उसको शांत आवाज में कहा, गलती जिसकी भी होगी उसको समझाया ही जाएगा। उस दिन तन्वी काफी ज्यादा नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। इन सब बातों को जोड़ने पर मेरे मन में एक अजीब सा शक पैदा हुआ, पर अगले ही पल मैंने खुद को रोक भी दिया। सिर्फ कुछ अधूरी बातों को लेकर मैं किसी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हूँ? मेरे पास कोई सबूत नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मैं ये कह सकूं कि मम्मी की मौत में किसी का हाथ हो। फिर भी दिल के किसी कोने में एक बेचैनी बैठ गई। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार सोच रही थी कि क्या मैं बेवजह बातों को जोड़ रही हूँ, या फिर सच में कुछ ऐसा था जो हम सब की नज़रों से छूट गया। मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची, पर इतना ज़रूर था कि पहली बार मुझे तन्वी को देखकर अजीब सा शक महसूस होने लगा। एक ऐसा शक जिसे मैं साबित ही नहीं कर सकती थी, और ना ही पूरी तरह से नज़रअंदाज कर पा रही थी। मम्मी के गुजर जाने के बाद से बाहर से जितना हम नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर से उतने ही टूट गए। कई बार बिना वजह मेरी आंखों में आंसू आ जाते। घर का कोई कोना देखकर मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती। ऐसे टाइम में विवान ने मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी। कई बार रात को मेरी आंख खुलती तो मैं चुपचाप बैठी रहती, और विवान बिना कुछ पूछे मेरे पास आकर बैठ जाते और बोलते कि तुम्हें मम्मी की याद आ रही है ना, और मैं बस सर हिला देती।
इस पर वो मेरा हाथ पकड़कर कहते कि मुझे भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, पर अगर वो हमें इस तरह से उदास देखेंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। विवान की बातें दिल को थोड़ा सुकून दे देती थी। धीरे धीरे मेरा रूटीन भी वो बदलने की कोशिश करने लगे। किसी शाम को वो मुझे बाहर घुमाने ले जाते तो कभी मेरी पसंद की मिठाई ले आते, कभी बिना वजह मुझसे कहते कि चलो आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। और एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप हर टाइम मेरा इतना ध्यान रखते हैं, तो वो मुस्कुराए। कहने लगे, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, मेरी पत्नी हो। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। शायद प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि उसमें बड़े बड़े वादों की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे एफर्ट्स ही बहुत कुछ कह जाते हैं। पर इस घर में एक ऐसा रिश्ता और था जो हर दिन थोड़ा और ज़्यादा उलझता जा रहा था। शाम के टाइम में किचन में थी, विवान भी ऑफिस से नहीं आए थे। तभी मुझे ड्राइंग रूम से तन्वी और राजेश की ऊंची आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर उनकी बहस बढ़ती ही चली गई। तन्वी नाराज होकर बोली कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। राजेश कहने लगा, अच्छा ऐसा क्या नहीं किया है मैंने? क्या किया है तुमने? कभी कहीं पर घुमाने लेकर गए हो? कभी मेरे साथ टाइम बिताया है तुमने? बस ऑफिस और अपने काम में उलझे रहते हो। राजेश ने गहरी सांस ली। कहने लगा कि हर इंसान का व्यवहार अलग होता है तन्वी। मुझे हर टाइम घूमना फिरना पसंद नहीं है। तो शादी ही क्यों की तुमने मुझसे? तन्वी की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो गई। मैं क्या मांग रही हूँ? थोड़ा टाइम ही तो मांग रही हूँ बस मैं तुमसे राजेश। राजेश ने भी चीख कर कहा, तो मैं क्या करूँ? जब भी बात करता हूँ तुम्हें किसी न किसी बात की शिकायत ही रहती है, क्योंकि तुम मुझे समझती ही नहीं हो। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। फिर तन्वी ने वो बात कही जो शायद उसके मन में बहुत दिनों से थी। देखो विवान को, सुजाता का कितना ज्यादा ध्यान रखता है वो। उस लम्हे राजेश का चेहरा तुरंत से बदल गया। उसको ये कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहने लगा कि तुम हर बात में विवान भैया को बीच में लाने की क्या जरूरत है? कम से कम वो अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस तो देते हैं। राजेश इस पर अब पूरी तरह से नाराज हो गया। अगर तुम्हें हर बात में किसी और का रिश्ता इतना अच्छा लगता है, तो फिर मेरी किसी बात में तुम्हें कभी अच्छाई दिखेगी भी नहीं। इतना कहकर वो वहां से उठकर चला गया। उन दोनों की बात मेरे दिल में उतर गई। उस रात मैं काफी देर तक विवान के कंधे पर सर रखकर बैठी रही। उस टाइम मुझे लगा कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, जब तक विवान मेरे साथ हैं मैं हर दर्द सह सकती हूँ। पर इंसान अक्सर फ्यूचर के बारे में बहुत भरोसे से सोच लेता है, और जिंदगी वहीं से हमें चौंका देती है जब हमें सबसे ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। उन दिनों गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। दोपहर के टाइम तो ऐसा लगता था जैसे कि हवा भी आग बनकर जला रही है। घर के पुराने पंखे लगातार चलते रहते, फिर भी हवा बहुत कम लगती। मुझे वैसे भी गर्मी ज्यादा ही लगती थी। ऊपर से मम्मी के जाने के बाद मेरा मन भी ठीक नहीं रहता। कहीं सर दर्द होने लगता और बेचैनी सी महसूस होती, और विवान ने शायद ये बात पहले ही नोटिस कर ली थी। एक दिन दोपहर में किचन से काम निपटाया, मैं पसीने में पूरी तरह से परेशान हो गई थी। विवान उस दिन घर से ही काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा और बोले, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जवाब दिया कि हाँ, वो बस मुझे गर्मी बहुत लग रही है। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे से लग रहा था कि वो कुछ सोच रहे हैं। अगले दिन वो ऑफिस गए और शाम को लौटते टाइम कुछ लोगों को साथ में लेकर आ गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो हमारे कमरे में एसी लगवा रहे हैं। विवान, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो वो मुस्कुराए, ज़रूरत थी तभी तो मैं लगवा रहा हूँ ना, पर अभी तो इतना बड़ा खर्च। उन्होंने मेरी बात बीच में ही रोक दी। हर खर्च फिजूल नहीं होता। अगर इससे तुम्हें आराम मिलेगा तो मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं थोड़ी देर उनको देखती रह गई। मुझे पता था कि ये फैसला उन्होंने बहुत सोच समझकर लिया होगा। वो कभी दिखावे के लिए पैसे खर्च करने वालों में से नहीं थे। उसी टाइम मेरी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी, जहां तन्वी खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर आंखों में कुछ और ही था। उस दिन के बाद मैंने एक और बात नोटिस की। कई बार मुझे लगता था कि कोई हमें देख रहा है। अगर मैं और विवान छत पर बैठे होते तो कुछ देर बाद तन्वी भी किसी न किसी बहाने से वहां पर आ जाती, और हम आंगन में बैठकर चाय पी रहे होते तो वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती। कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि वो हमारी बातों पर भी ध्यान देने की कोशिश करती है। एक दोपहर में अपने कमरे में बैठी हुई थी। एसी चल रहा था और बाहर बहुत तेज की गर्मी थी। मैंने देखा कि तन्वी पसीने से परेशान होकर किचन से निकली है। उसका चेहरा लाल हो रहा था। मुझे सच में उसके लिए बुरा लगा, तो मैंने आवाज़ देकर कहा, तन्वी, अगर बहुत गर्मी लग रही है तो मेरे कमरे में आकर बैठ जाओ, यहाँ पर काफ़ी ठंडक है। उसने मेरी तरफ देखा। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, मैं क्यों आकर बैठूं तुम्हारे कमरे में? मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो हल्की सी हंसी हंसी, पर उस हंसी में अपनापन नहीं था। मुझे किसी की मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई।
मैं कुछ देर तक उसको जाते हुए देखती रही। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो मुझसे इतनी ज्यादा नाराज क्यों रहती है। मैंने तो कभी उसका बुरा भी नहीं चाहा। उस शाम जब मैंने ये बात विवान को बताई तो वो सिर्फ इतना बोले कि कुछ लोगों के मन में जो बातें होती हैं उनको हम नहीं बदल सकते, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। फिर मैंने भी ये बात यहीं पर छोड़ दी। कुछ दिन के बाद विवान के पुराने दोस्त की बर्थडे थी। उस दिन वो ऑफिस से जल्दी आ गए। उन्होंने मुझे बता दिया था कि हमें चलना है, इसलिए मैं भी तैयार हो गई। कई दिनों बाद मैं घर से बाहर निकली थी। वहाँ सब लोग बहुत अच्छे थे। विवान के दोस्तों ने भी मेरी बहुत इज्जत की, मुझसे बहुत अच्छे से बातचीत की। काफी टाइम बाद मैं खुलकर हंसी थी। फिर वापस लौटते टाइम भी रास्ते भर हम बातें करते रहे। पर जब हम घर पहुंचे तब मैंने देखा कि तन्वी का मूड पहले से भी ज्यादा खराब था। वो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। राजेश भी दूसरी तरफ बैठा था और दोनों के बीच फिर से वही खामोशी छाई हुई थी जो अक्सर उनके झगड़े के बाद घर में फैल जाती थी। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मेरे मन में वही अजीब सा एहसास आया, जैसे कोई हमारी खुशियों को दूर खड़े होकर देख रहा हो और हर बीते दिन के साथ उन खुशियों में और ज्यादा जलता जा रहा हो। दिन गुजरते जा रहे थे। मेरी और विवान की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हम दोनों कोई बहुत अमीर तो नहीं थे, ना ही हमारी जिंदगी किसी फिल्म जैसी थी, पर हमारे बीच अपनापन था। सबसे बड़ी बात, हम दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी जरूरत का भी ध्यान रखते थे। शायद यही बात तन्वी को सबसे ज्यादा चुभती थी। मैंने कई बार उसको हमें गौर से देखते हुए पकड़ा। अगर विवान ऑफिस से आते ही मुझसे पूछते कि आज का दिन कैसा रहा, तो तन्वी का चेहरा उतर जाता और वो बाजार से मेरी पसंद की कोई छोटी सी चीज भी ले आते तो वो कुछ देर के लिए चुप खड़ी होकर देखती रहती। मुझे समझ आने लगा था कि वो मुझसे जलती है। एक शाम मैं बालकनी से कपड़े उतार रही थी कि नीचे आंगन में राजेश और तन्वी बैठे हुए थे। पहले तो मुझे उनकी बातें नॉर्मल लग रही थी, पर थोड़ी देर के बाद उनकी आवाज ऊंची होने लगी। हर बात में तुम शिकायत क्यों करती रहती हो तन्वी? राजेश ने परेशानी से भरी आवाज में कहा। क्योंकि मेरी सुनता ही कौन है, तन्वी ने फौरन से जवाब दिया। मैं सुनता तो हूँ। तन्वी बोली, अच्छा तुम सुनते हो, पर अफसोस मुझे समझते नहीं। राजेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तो वो हंस पड़ी और वो हंसी खुशी वाली नहीं थी। कम से कम इतना तो चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी थोड़ी सी अहमियत हो। फिर उसने अचानक मेरी बालकनी की तरफ देखा। मुझे नहीं पता उसने मुझे वहां खड़े देखा था या फिर नहीं, पर अगले ही लम्हे वो बोली कि कुछ लोगों के लिए तो उनकी पत्नी दुनिया की सबसे जरूरी इंसान होती है। फिर राजेश समझ गया कि वो किसकी बात कर रही है। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा कि तुम फिर से कंपैरिजन करने लगी हो ना? तो तन्वी ने कहा कि क्यों नहीं करूं मैं कंपैरिजन राजेश? राजेश जवाब में बोला, क्योंकि मैं विवान नहीं हूं और यही तो प्रॉब्लम है। बस इतना सुनते ही राजेश वहां से उठकर चला गया। उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा थकान दिखाई दे रही थी। मैं ऊपर खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी और मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था। किसी और की खुशी देखकर इंसान मोटिवेट भी हो सकता है, पर अगर वहीं कुछ उसके मन में जलन बन जाए तो वो खुद को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और विवान ने देखा कि मैं सोच रही हूँ। वो मुझसे बोले कि क्या हुआ? मैंने उनको पूरी बात बता दी तो वो थोड़ी देर फिर चुप रहे। फिर बोले, सुजाता, हर इंसान अपने रिश्ते खुद बनाता है। हम ना तो किसी की शादी को अच्छा बना सकते हैं और ना ही खराब बना सकते हैं, पर मुझे कभी कभी तन्वी के लिए बुरा लगता है। विवान ने सर हिलाया। मुझे भी लगता है, पर जब तक कोई खुद अपनी सोच नहीं बदलता तो तब तक बाहर से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वो ये बात सही कह रहे थे, पर मेरे मन में अब एक और बात चल रही थी। पिछले कुछ टाइम से मुझे लग रहा था कि तन्वी सिर्फ हमसे जलती नहीं है, वो जैसे हमारी हर बात पर नजर रखती है। कई बार मैं कोई बात सिर्फ विवान से कहती और कुछ दिन बाद किसी न किसी तरह से तन्वी को उस बारे में पता चल जाता। पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, पर जब ये बात बार बार होने लगी मैं बहुत ही परेशान हुई। एक दिन तो मुझे साफ लगा कि जैसे वो जानबूझकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। उस टाइम मैंने उससे कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरे पास मेरी बात का कोई सबूत नहीं था, ना कोई वजह थी, और घर में बेकार में मैं कोई लड़ाई नहीं करना चाहती थी। पर मन के किसी कोने में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे सच में बहुत ज्यादा डरा दिया। मैं अपने मन की छोटी मोटी फिक्र को भी नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही। आखिरकार हर घर में कुछ न कुछ टेंशन तो होती ही है, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मेरे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। उस दिन भी सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी ही थी। विवान नाश्ता करके ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। जाते जाते हमेशा की तरह उन्होंने मुझसे पूछा कि शाम को कुछ लेकर आना है क्या? तो मैं मुस्कुराई कि नहीं, बस आप जल्दी घर आ जाना। इस पर वो भी हंस पड़े। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। फिर वो चले गए। मुझे क्या पता था कि वो आखिरी बार था जब मैं उनको जाते हुए देख रही थी। दोपहर बीत गई, शाम भी होने लगी। मैं उनका इंतजार कर रही थी।
तभी घर का फोन बजा और राजेश ने फोन उठाया। कुछ सेकंड के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे। मैंने घबराकर पूछा कि क्या हुआ राजेश? तो उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। फिर उसने धीरे से कहा कि विवान भाई का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हम सब फौरन से अस्पताल पहुंचे। पूरे रास्ते में बस यही प्रार्थना कर रही थी कि वो ठीक हो, बस उनको कुछ नहीं हुआ हो, बस एक बार वो ठीक हो जाएं। पर अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की आंखों में जो खामोशी मैंने देखी, उस वक्त ही मेरा दिल बैठ गया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, हम उनको नहीं बचा सके। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद भी नहीं। बस इतना याद है कि मैं वहीं फर्श पर बैठ गई थी। मेरे कान में आवाज़ तो आ रही थी, लोग मुझे संभाल रहे थे, कोई पानी दे रहा था, पर जैसे मेरी दुनिया की सारी आवाज़ उस लम्हे बहुत दूर चली गई थी। जिस इंसान के साथ मैंने अपना पूरा फ्यूचर देखा, वो एक लम्हे में मुझसे छिन गया। उनके अंतिम संस्कार से घर लौटने के बाद कई दिनों तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। विवान की हर एक चीज़ मुझे रुला देती थी। उनकी घड़ी, उनकी किताबें, उनकी शर्ट और उनके तकिए की हल्की सी खुशबू, सब कुछ मुझे तोड़ देती थी। रात को नींद ही नहीं आती। कई बार ऐसा लगता था कि जैसे अभी दरवाज़ा खुलेगा और वो अंदर आ जाएंगे, पर हर बार सच्चाई सामने खड़े हुए मिलती। वो अब कभी वापस ही नहीं आने वाले थे। कुछ दिनों के बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेने के लिए आए और मेरी हालत देखकर खुद भी रोने लगे। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटा चलो हमारे साथ घर पर, तो मैं भी चुप रही। पापा ने भी मुझे समझाया कि कुछ दिन हमारे पास रहो, यहाँ पर हर चीज़ तुम्हें दुख दे रही है। मैंने आंसू साफ करे और धीरे से ना में सर हिलाया कि नहीं पापा। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा कि क्यों बेटा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रही? मैंने रोनिहाई आवाज़ में कहा, ये सिर्फ मेरा ससुराल नहीं है, यही मेरे पति की याद है। मम्मी रोने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी फिक्र कर रहे हैं, पर मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। मेरी आवाज़ टूट रही थी। उनकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी और अब उनकी विधवा बनकर भी यहीं पर रहना चाहती हूँ। ये कहते हुए मेरा गला भर आया। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। मेरे मम्मी पापा जानते थे कि उस टाइम मेरा दर्द किसी भी बात से बहुत बड़ा था। उन्होंने मुझे मजबूर नहीं किया। फिर मैं उसी घर में रहने लगी, उस घर में जहाँ पर हर कोना मुझे विवान की याद दिलाता था। पर अब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि विवान के जाने के बाद वही घर मेरे लिए पहले जैसा नहीं रहने वाला, और कुछ लोग जो पहले सिर्फ जलते थे, अब मेरी मजबूरी को अपना हक समझने लगेंगे। विवान के मुझे छोड़कर चले जाने के बाद मेरी जिंदगी की रफ्तार जैसे रुक सी गई थी। दिन निकलते रहते रात गुजर जाती, पर मेरे अंदर सब कुछ जैसे वहीं पर ठहर गया था जहाँ पर मैंने उनको आखिरी बार जाते हुए देखा था। शुरुआत के कुछ दिनों तक घर के सभी लोग मेरे साथ हमदर्दी रखते थे। राजेश भी पहले की तरह इज्जत से बात करता, पर समय के साथ लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी। ऑफिस, काम, रोज की जिम्मेदारियां, सब फिर से नॉर्मल होने लगा। सिर्फ मेरी दुनिया ही थी जो कि पहले जैसी नहीं हो पा रही थी। मैं अभी भी सुबह उठकर थोड़ी देर के लिए भूल जाती कि विवान इस दुनिया में नहीं रहे, फिर अचानक सच याद आ जाता और दिल फिर से भारी हो जाता। इन्हीं दिनों में तन्वी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया, पर अब उसके व्यवहार में एक तरह का हक आ गया था। अगर मैं अपने कमरे में ज्यादा देर बैठी रहती तो वो कहती कि इतना भी क्या आराम करना है, घर का काम तो सबको ही करना पड़ता है। अगर मैं किसी दिन खाना खाने का मन ना होने की वजह से कम खाती तो वो कहती कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। उसकी बातें सुनकर कई बार मेरा दिल दुखता, पर मैं उसका जवाब नहीं देती। मैं जानती थी कि बहस करने से मेरा दर्द कम नहीं हो पाएगा। एक दिन दोपहर को मैं विवान की कुछ पुरानी चीजें समेट रही थी। उनकी फाइल, कागज और कुछ डॉक्यूमेंट्स अलमारी में रख रही थी। एक फाइल मेरे हाथ से फिसलकर नीचे गिरी। मैं उसको उठाने के लिए झुकी तो उसमें कुछ बीमा और इंश्योरेंस के कागज रखे हुए मिले। पहले तो मैंने उनको ऐसे ही रखने का सोचा कि मैं देखकर क्या करूंगी, पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे पता चला कि विवान ने अभी फिलहाल में ही एक जीवन बीमा पॉलिसी ली थी। उसमें साफ लिखा हुआ था कि ये पॉलिसी किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में विवान की पत्नी के नाम होगी, यानी कि मैं। फिर मैंने पूरी फाइल ध्यान से पढ़ी। विवान ने शायद ये सब बहुत पहले ही सोच कर रखा हुआ था, ताकि फ्यूचर में किसी परेशानी की हालत में परिवार को पैसों की दिक्कत न हो। उन कागज को हाथ में लिए हुए मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे पैसों की खुशी नहीं हुई थी, मुझे सिर्फ ये महसूस हुआ कि मरने के बाद भी वो मेरी फिक्र करके गए थे, जैसा वो हमेशा किया करते थे। उस दिन पहली बार मैंने बहुत देर तक बैठकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। मैं कब तक इसी घर में यूं ही रहूंगी? मम्मी भी नहीं थी, विवान भी नहीं। राजेश अपनी जिंदगी में बिजी था और तन्वी के साथ मेरा रिश्ता दिन ब दिन खराब होता ही जा रहा था। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी।
कुछ दिनों तक मैंने इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा, पर इस बार मैंने अपने मायके फ़ोन किया। मम्मी पापा आए, मैंने उनको बीमा के बारे में बताया और अपनी बात भी। पहले तो वो चौंक गए, पर जब मैंने उनको समझाया कि मैं अकेले रहकर भी अपनी ज़िंदगी संभाल सकती हूँ, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। शहर में एक छोटा सा किराए का घर लिया। जब मैं अपना सामान समेट रही थी, तब हर चीज़ के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई थी। सबसे ज़्यादा मुश्किल था विवान की फ़ोटो को उठाना। उसको सीने से लगाकर मैं बहुत देर तक रोती रही, फिर आंसू साफ करके फ़ोटो को ध्यान से अपने बैग में रख लिया। मैं उस घर से जा रही थी, पर विवान की यादों से नहीं। नए घर में शुरुआत आसान नहीं थी। पहले पहले बहुत अकेलापन लगता था। धीरे धीरे मैंने खुद को बिजी रखना शुरू किया। बचपन से मुझे सिलाई करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने पड़ोस की औरतों के छोटे मोटे कपड़े सिलने शुरू किए। फिर किसी ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझसे कहा, तो उसके बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। पहले 2 बच्चे आए, धीरे धीरे शाम को मेरे घर में बच्चों की आवाज़ें गूंजने लगीं। कभी कोई मैथ्स का सवाल पूछता तो कोई हिंदी का पाठ। उन बच्चों की मासूम सी बातें मेरे घर की खामोशी को थोड़ा सा कम कर देती थी। मैं आज भी विवान को नहीं भूली थी, शायद मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, पर मैंने ये सीख लिया कि किसी की याद में जीना और अपनी जिंदगी को रोक देना दोनों ही अलग बातें होती हैं। विवान मुझे हमेशा मजबूत देखना चाहते थे, और शायद पहली बार मैं सचमुच मजबूत बन रही थी। अब मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं था, ना तो बड़ी दौलत थी ना बड़ा घर, पर मेरे पास इज्जत थी, अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत, और वो यादें जिनको कोई मुझसे कभी भी छीन नहीं सकता। कभी कभी शाम को काम खत्म होने के बाद मैं खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखती। हवा चलती तो लगता जैसे कोई बहुत दूर से कह रहा हो कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी अकेला रहना नहीं पड़ेगा। और तब मेरे चेहरे पर अपने आप ही एक मुस्कान आ जाती, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ रिश्ते साथ छूट जाने के बाद भी दिल से कभी नहीं जाते हैं। नए घर में आए हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे, पर धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना सीख लिया। सुबह सुबह सिलाई का काम करती, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। दिन भर बिजी रहने से भी मन अब थोड़ा सा हल्का रहने लगा। हालांकि मेरी रातें आज भी मुश्किल होती थी। कई बार सोने से पहले मैं विवान की फोटो हाथ में लेकर बैठ जाती और मन ही मन बातें करती, पर अब दर्द के साथ साथ जीने की आदत भी बनने लगी थी। एक दिन मुझे बाजार जाना था, कुछ सिलाई का सामान खरीदने के लिए। बच्चों की कॉपियां भी लेनी थी। मैं दुकान से सामान लेकर बाहर ही निकल रही थी कि सामने से तन्वी आती हुई दिखाई दी। उसको देखकर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने भी मुझे देख लिया। फिर थोड़ी देर बाद हम दोनों चुप रहे। मैंने उससे पूछा कि कैसी हो तन्वी, तो वो बोली कि मैं ठीक हूँ। उसका जवाब बहुत ज़्यादा बेरुखी से भरा था। मैंने बात आगे बढ़ाने की कोशिश की और पूछा, और बताओ राजेश कैसे हैं? वो भी ठीक है। फिर कुछ देर चुप रही। मैं आगे बढ़ने वाली थी, तन्वी अचानक बोली, सुना है कि तुम्हारा काम तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस पर मैं मुस्कुराई कि हाँ, ऊपर वाले का दिया है। हाँ, अच्छी बात है, कम से कम तुम्हें किसी पर डिपेंड तो नहीं रहना पड़ा। फिर वो बोली कि वैसे तुम्हारी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो बोली कि कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि कुछ लोगों को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। ये वही बात थी जो पहले से वो कहती आ रही थी। मैं समझ गई कि उसके मन में आज भी वही कड़वाहट बाकी है। फिर मैंने शांत आवाज में कहा कि तन्वी, हर इंसान की जिंदगी बाहर से जितनी ज्यादा आसान दिखती है, अंदर से उतनी नहीं होती है। तो फौरन से बोली कि हाँ, पर कुछ लोगों को फिर भी दूसरों से ज्यादा मिल जाता है। इस बार मैं उससे कुछ नहीं बोली, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझसे बात नहीं कर रही, वो बस अपने मन की भड़ास निकाल रही है। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि चलो, मुझे देर हो रही है, और बिना मुस्कुराए वहां से चली गई। मुझे उसके ऊपर गुस्सा नहीं आया, बल्कि थोड़ी सी हमदर्दी सी महसूस हुई, क्योंकि मैंने महसूस किया कि सालों बीत जाने के बाद भी वो आज भी वहीं पर खड़ी थी जहां पर पहले थी। वो आज भी अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों से कंपेयर करती थी, और इसी वजह से वो कभी सुकून ही नहीं ले पा रही थी। फिर मैं सामान लेकर वापस अपने घर पर लौट आई, पर उस मुलाकात ने मुझे एक बात साफ साफ समझा दी कि मैं भले ही इस घर से दूर आ गई हूँ, पर तन्वी अपने मन की जलन से आज तक दूर नहीं जा पाई। तन्वी से बाजार में हुई मुलाकात को अब कुछ दिन बीत गए, पर उसकी बातें बार बार मेरे दिमाग में घूम जाती। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर उसके मन में इतनी कड़वाहट क्यों भरी हुई है। फिर एक दोपहर में बच्चों की कॉपीज चेक कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने राजेश खड़ा हुआ था। उसको देखकर मैं थोड़ी सी हैरान हुई। राजेश हल्का सा मुस्कुराया। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी भाभी? मैं भी मुस्कुरा दी और उसको अंदर बुलाया। फिर मैंने उसके लिए चाय बनाई। कुछ देर तक हम दोनों बातें करते रहे। वो मेरे ट्यूशन के बारे में पूछता रहा, और ये देखकर सच में लग रहा था कि मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी संभाल रही हूँ। उसका चेहरा थोड़ा सा संजीदा हो गया। उसने कहा, भाभी एक बात कहूँ? मैंने कहा कि हाँ हाँ बोलो।
उसने कहा, अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ी देर उसको देखती रही। उसकी आंखों में दिखावा नहीं था, वो सच में दिल से कह रहा था। मैंने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ। राजेश। वो कहने लगा कि मुझे पता है आप ठीक रहने की कोशिश कर रही हैं, पर फिर भी आप अकेले रहती हैं। कभी कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइएगा। मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। विवान के जाने के बाद बहुत कम लोगों ने इस तरह से बिना किसी मतलब के मेरा हालचाल पूछा था। मैंने धीरे से थैंक यू बोला। थोड़ी देर हम दोनों चुप रहे। फिर पता नहीं क्यों मेरे मन में तन्वी का ख्याल आ गया। मैंने पूछा कि राजेश एक बात पूछूं, और वो बोला कि जी भाभी। तब मैंने कहा कि तन्वी कैसी है, तो उसने गहरी सांस ली। मैं समझ गई कि शायद सवाल आसान नहीं था। वो बोला ठीक है, पर उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि बात इतनी आम नहीं है। मैंने कहा कुछ दिन पहले बाजार में मुझे तन्वी मिली थी, तो वो मेरी तरफ देखने लगा। मुझे नहीं पता, पर वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। राजेश मेरी बात सुनकर चुप रहा। फिर मैंने आगे कहा, वो हमेशा इतनी कड़वी क्यों रहती है? आखिर इस बार उसने नज़र झुकाई और काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता, पर वो कभी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं रही। मैं चुपचाप उसकी बात सुनती रही। अगर उसके पास कुछ है, तो उसको उस चीज़ की फिक्र होती है जो उसके पास नहीं है। उसकी बात में थकान थी। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश करी थी कि हम दोनों एक दूसरे को समझ सके, पर हर बात में वो कंपेयर करती थी। मैं समझ रही थी कि वो किस ओर इशारा कर रहा है। विवान भैया और आपकी। उसने हाँ में सर हिला दिया। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो बोला, कई बार मुझे लगता है कि वो किसी से नहीं, अपनी ही उम्मीद से लड़ रही है। उसकी बात मेरे दिल को छू गई, क्योंकि शायद वो सच कह रहा था। कुछ लोग दूसरों से कम नहीं होते, पर उनको हमेशा लगता है कि दुनिया ने उनका हिस्सा नहीं दिया, और यही सोच धीरे धीरे उनको अंदर से कड़वा बना देती है। मैं समझ गई कि वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। बस अपनी आदत के मुताबिक वो सब चाहता रहा। थोड़ी देर के बाद वो उठ गया और जाते जाते उसने फिर से कहा, भाभी याद रखिएगा, आप अकेली नहीं हैं। मैंने सर हिलाया और फिर वो चला गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। आज पहली बार मुझे राजेश के लिए भी दुख महसूस हुआ, क्योंकि मैं समझ गई थी कि कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जिनको इंसान मुस्कुराते हुए सालों तक अपने अंदर लिए घूमता फिरता है। पहले जब मैं खामोशी से डरती थी, पर अब हर टाइम कोई ना कोई काम ढूंढती रहती। मगर उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। शाम को बच्चों की ट्यूशन खत्म हुई तो मैं कुछ काम करने लगी। अलमारी से ऊपर वाले खाने में एक डिब्बा रखा हुआ था, वही डब्बा जिसको मैं खोलने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसमें विवान की कुछ चीजें रखी थी। मैंने फिर से डब्बा उतारा और बिस्तर पर रख दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, तो धीरे धीरे मैंने उसको खोला। सबसे ऊपर उनकी वही घड़ी थी जो लगभग वो रोज पहनते थे। मैंने उसको हाथ में लिया तो आंखें अपने आप ही भर आईं। फिर उसकी पुरानी सी डायरी मिली। मुझे याद था विवान को कभी कभी अपनी बात लिखने की आदत थी। मैंने वो डायरी खोली। उसमें रोज की बातें नहीं थी, बस कभी कभी लिखी गई कुछ छोटी मोटी सी बातें थी। एक पन्ने पर लिखा हुआ था, सुजाता जब परेशान होती है तो बहुत कम बोलती है। उसको लगता है कि कोई समझ नहीं पाएगा, पर उसकी आंखें सब बता देती हैं। अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सच में मुझे इतना ज्यादा ध्यान से देखते थे कि शायद मैंने कभी महसूस भी नहीं किया। उस रात में बहुत देर तक वो डायरी पढ़ती रही। कभी हंसती तो कभी रोती। कभी लगता कि जैसे विवान यहीं कहीं मेरे पास बैठे हों। मैं विवान को भूलूंगी नहीं। मैं उन्हें कभी भी नहीं भूल सकती। मैं उनकी यादों में जीने की वजह, उनकी दी हुई हिम्मत के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। और शायद उसी दिन से मेरे अंदर एक बहुत छोटा सा बदलाव शुरू हो गया था, जो आगे चलकर मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उस दिन के बाद मैंने अपने आप से किया हुआ वादा निभाने की पूरी पूरी कोशिश की। आज भी कभी उनकी किसी फोटो पर नजर पड़ती तो दिल में एक तकलीफ होती, पर अब उस तकलीफ के साथ एक सुकून भी जुड़ गया था। धीरे धीरे मेरा ट्यूशन पढ़ाने का काम बढ़ने लगा। एक बच्चे से शुरू हुई बात अब 10-15 बच्चों तक पहुंच गई। शाम होते ही मेरा छोटा सा घर बच्चों की आवाज़ से भर जाता था, और कई बार मैं उनको देखकर मुस्कुरा देती, क्योंकि जिस घर में कभी सिर्फ खामोशी होती थी, वहां फिर से जिंदगी की आवाज़ लौट आई। सिलाई का काम भी अच्छा चलने लगा। आसपास की औरतें मुझ पर भरोसा करने लगीं। कुछ लोग कपड़े सिलवाने आते, तो कुछ अपनी परेशानियां भी बता जाते। हर इंसान अपनी सोच और अपने फैसलों का बोझ खुद उठाता है। मैंने तन्वी को दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि नफ़रत सबसे ज़्यादा उस इंसान को जलाती है जिसके दिल में वो होती है। अब मैं समझ गई थी कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले ज़रूर जाते हैं, पर उनका प्यार हमारे अंदर हमेशा ज़िंदा रहता है। और जब प्यार ज़िंदा हो तो इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।